हमारे साथ हेमंत अत्री होंगे और उमाकांत जी होंगे। मैं उनसे भी पूछने जा रहा हूं कि जो 240 से क्या टारगेट वाकई मोदी शाह आगे बढ़ाना चाहते हैं और क्या वो जल्दबाजी में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर समय रहते 240 से बीजेपी को ऊपर नहीं ले गए तो 2029 तक का जो सफर है आसान नहीं है। अत्री साहब, ये जो प्रकाश पोहरे साहब कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल बड़े कुशल निगोशिएटर है, एक वर्ड का इस्तेमाल किया। आप भी इतने साल से साहब राजनीति कवर कर रहे हैं दिल्ली में, क्या प्रफुल्ल पटेल शरद पवार की पार्टी, जो लोकसभा की पार्टी जिसमें 8 सांसद हैं, क्या तोड़फोड़ कर सकते हैं? क्योंकि इनाम में संजय राउत कह रहे हैं उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री की एक पोस्ट मिलेगी, कुर्सी मिलने जा रही है। दीपक जी, आपको ध्यान हो जिस दिन महाराष्ट्र का चुनाव आया था, इसकी हल्की सी चर्चा हमने की थी। अगर हल्का सा आपको ध्यान हो तो जिस दिन परिणाम आए थे कि अभी बहुत कुछ होना है, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का केवल इंतजार कर रहे थे ये लोग। जो प्रफुल्ल पटेल के बारे में कहा गया नेगोशिएटर के साथ साथ उनकी एक और बड़ी क्वालिफिकेशन है, वो बहुत बड़े फिक्सर है, पॉलिटिकल फिक्सर बहुत बड़े हैं वो, चाहे वो कांग्रेस यूपीए के मतलब प्रकाश साहब ने नेगोशिएटर किया, आपने नेगोशिएटर के आगे फिक्सर भी जोड़ दिया वर्ड। जी, दो क्वालिटीज बता दी, नेगोशिएटर भी फिक्सर भी। ओके जी। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात दीपक जी क्या है कि जो महाराष्ट्र के परिणाम आने के बाद अमित शाह की जो आत्मा है वो किसी भी तरीके से अपने दम पर बहुमत जुटाना चाहेगी संसद के अंदर। और ये आपने कल की कैबिनेट मीटिंग से संकेत देख लिए होंगे कि वो पीछे हटने की तैयारी में नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, बेसिकली आज की तारीख में बेशक वन नेशन वन इलेक्शन जो है अडानी से ध्यान भटकाने के लिए किया है, या उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस आया उसका हिसाब से, लेकिन ये उनकी मंशा दिखाता है कि वो अभी भी उसी अंदाज में बैटिंग करना चाहते हैं मोदी और शाह जैसे वो करते आए। तो ये जो अजीत पवार के और इनका खेल है मिलजुल के, इसमें आप खेल देखिए क्या है कि आज की तारीख में अजीत पवार की पार्टी का केवल एक एमपी है और दिल्ली का जो एनडीए का स्ट्रक्चर है उसमें 6 एमपीज के ऊपर एक मंत्रिमंडल पद है। तो अभी 8-6 फॉर्मूला वो है ना, 6 पे 1। तो अभी जो है शरद पवार की पार्टी का 8 एमपी है, उनमें से 6 या 7 टूट के आ जाए सुप्रिया को छोड़ के, तो क्या परेशानी है? 2 चीजें समझनी पड़ेगी वो पार्टी टूटने में क्यों वल्नरेबल है। पहली बात तो कि महाराष्ट्र में कुछ नहीं बचा, पूरे अलायंस में किसी की भी 20 सीट तक नहीं आई, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बनेगा, हकीकत ये है। तो पहला प्रेशर स्टेट का होता है और दूसरा सेंटर का ये होता है कि भाई दिल्ली में कुछ सरकार में शामिल हो जाओ तो कोई 2-4 प्रोजेक्ट इधर उधर छोटा मोटा और आर्थिक काम तो रहता ही है। तो इस सारे खेल के चैंपियन अमित शाह के साथ ना केवल अजीत पवार है, उन दोनों के मुकाबले के खिलाड़ी ये भी है प्रफुल्ल पटेल। और आज से नहीं, ये पिछले 20 साल, अच्छा इनकी मंत्री रहने की आदत भी रही है। यूपीए के टाइम में आपने देखा होगा लगातार मंत्री, कोई भी अलायंस गवर्नमेंट हो, तो ये उस तरीके के मौसम वैज्ञानिक समझ गया लगता है कि ये ओवरड्यू है और ये ऑपरेशन बहुत जल्दी दिखाई देगा। गॉट इट। आपने कहा कि निगोशिएटर हैं, फिक्सर हैं और पूरी पैठ रखते हैं शरद पवार की पार्टी में। और अगर प्रफुल्ल पटेल मछली हैं तो मंत्री की जो कुर्सी है वो पानी है, मछली बिना पानी के रह नहीं सकती, ये आपने कहा। अत्री साहब चलिए ठीक है, ये अब शरद पवार की बात हम पीछे छोड़ते हैं। जब सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई, पूरी एक्सरे रिपोर्ट दे दी आपने और लखेड़ा साहब ने, तो छोड़िए। मेरा नेक्स्ट सवाल कि शरद पवार की पार्टी अगर टूटती है, जिस तरह से लखेड़ा साहब इशारा कर रहे हैं, या संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता हैं उनका कहना है, अगर शरद पवार की पार्टी टूटती है तो क्या बाकी पार्टियां भी टूट सकती हैं? और क्या मोदी जी चाहते हैं कि जो 240 अल्पमत में वो हैं धीरे धीरे अपनी गिनती बढ़ाएं, 272 तक मोदी पहुंचे? मोदी और शाह के दिमाग में क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल प्लान क्या है? नहीं दीपक जी, एक सूत्री कार्यक्रम है, जितना जल्दी हो सके अपने दम पर बहुमत का जुगाड़ करना। बैसाखियों पर चलने की उनकी कभी ना आदत है ना फितरत है। अब इसमें थोड़ा सा आपको देखना यह पड़ेगा कि इसमें जो नीतीश कुमार जो उनके एलाई है, वहां पर अगले साल चुनाव है, तो उनके जो 12 एमपी है उनके साथ फिलहाल छेड़खानी नहीं करेंगे वो, लेकिन तब तक ये जो छिटमुट डॉट्स हैं इनको मिला सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही शरद पवार साहब, मुझे एक बात बताइए आप, शरद पवार तो गुरु है ना इन दोनों के, अजीत पवार के तो चाचा ही होंगे और इनके गुरु है प्रफुल्ल पटेल के, इन्हीं के पैदा वो सब इन्होंने आगे बढ़ाया था इनको जी। कल को अगर ऐसी सूरत आएगी कि इनकी पार्टी टूटने से प्रफुल्ल पटेल मंत्री बने, तो शरद पवार इतने ना समझ तो है नहीं, वो खुद ही ना बन जाएंगे मंत्री। उनको क्या परेशानी है वहां पर जाने, जब वो अडानी की खुली सपोर्ट कर सकते हैं, या अपनी बेटी को बना सकते हैं, अपनी बेटी को बनवा सकते हैं और सीनियर मंत्री बनेगी वो, और अपनी शर्तों पे बनेगी। और महाराष्ट्र में अदरवाइज अभी भी 5 साल करने के लिए कुछ है नहीं, पार्टी बिल्कुल पानी में चली गई एक तरीके से।
और इंटरेस्टिंग बात एक और बताऊं, जो अब जैसे लखेड़ा साहब ने कहा, कल अजीत पवार और शरद पवार की मीटिंग भी हुई है कल शाम को दिल्ली में, तो वहां पर भी कुछ न कुछ पकाई होगा इस तरह की तमाम चीजें। तो बेसिकली, और तीसरी चीज आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग बता दूं, उद्धव ठाकरे भी कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं है एमवीए में इस समय। और वहां पर संकेत महाराष्ट्र में ये आ रहे हैं कि जो बीएमसी के चुनाव जो होंगे उसमें उनका संकेत साफ है, आज उन्होंने मीटिंग भी की है वहां पर, कि सारे अपने अपने दम पर चुनाव लड़ो। दैट मीन्स प्रैक्टिकली एमवीए ब्रेक्स देयर। और जब एमवीए ब्रेक होता है, एमवीए ब्रेक होता है, और कल को दिल्ली में कोई बढ़िया बार्गेनिंग मिलती है, उनके भी नो एमपी है, उद्धव ठाकरे के भी, वहां भी महाराष्ट्र में उनके पास भी करने के लिए कुछ नहीं है। हिंदुत्व का एक प्लैंक भी रहा है, जिसको लेकर के सपा के साथ उनकी, आपने देखी पिछले दिनों जो कुछ हुआ उनका आपस में। तो इसमें भी क्या बड़ी चीज है कि उद्धव ठाकरे जो उनके पुराने एलाई है, उनके साथ जब अगर मोदी और शाह ये ठान ले कि हमें अपने दम पर बहुमत का जुगाड़ करना है, तो 8 सीट इधर और 9 सीट इधर, आधे से ज्यादा काम तो हो ही गया ना। 7 सीट शिंदे की है। लखेड़ा साहब, ये शिंदे का क्या होगा? लखेड़ा साहब, ये जो अत्री साहब बता रहे हैं कि भाई तो शुरुआत है, ये तो पहला स्टेप है, उसके बाद दूसरी पार्टी तोड़ो, फिर तीसरी पार्टी तोड़ो। मुझे कोई बता रहा था कि एकनाथ शिंदे बड़े नाराज हैं, उनको गृह मंत्रालय मिल नहीं रहा है, अभी भी कोप भवन में। क्या शिंदे के 7 सांसद, ये पार्टी टूट सकती है? और जैसा कि अत्री साहब कह रहे हैं कि देर सवेर बिहार के चुनाव के बाद जो इस वक्त हेल्थ इश्यूज हैं, नीतीश कुमार के हेल्थ इश्यूज हैं, जिसको मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ, वो हेल्थ इश्यूज सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं। 6-7 महीने के बाद अगर मौका मिला तो बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को भी मर्ज कर सकती है। क्या हेमंत जी, ऐसा हो सकता है कि बिहार चुनाव के बाद अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई जहां नीतीश कुमार और कमजोर दिखे, तो लल्लन सिंह वगैरह जो उनके लोग हैं, जो इस वक्त मोदी जी की गोद में बैठे, क्या नीतीश कुमार का फ्यूचर भी आपको अंधेरे में दिखता है उनकी पार्टी का? ये पार्टी मर्ज हो सकती है जेडीयू? अभी नहीं, अभी नहीं, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद। नहीं दीपक जी, ये होगा, ये ओवरड्यू है, ये निश्चित है, लेकिन बिहार में ओवरड्यू है, ओवरड्यू है ये ओवरड्यू, क्योंकि इसलिए कि इन दोनों की आदत नहीं है माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाने की, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। मोदी और शाह कभी भी माइनॉरिटी सरकार चलाने के आदी नहीं है, उनकी फितरत में नहीं है वो। तो उनकी परेशानी क्या है, लेकिन चूंकि अगले साल बिहार में चुनाव है, उससे पहले वो कुछ नहीं करना चाहते, और चुनाव के दौरान वहां पर वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, महाराष्ट्र के ही बिल्कुल मॉडल के ऊपर, या हरियाणा वाले मॉडल पे, या छत्तीसगढ़ वाले मॉडल पे जो खेल हुए सारे, उसी तरीके से। और नीतीश कुमार, चूंकि जैसा आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया और भी किया, जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, फिर उनकी पार्टी की भी आप कल्पना ही कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा अचंभे की बात नहीं होगी कि जब नीतीश कुमार का ये चुनाव, विधानसभा चुनाव आए, भाजपा की बहुत पुरानी दबी हुई इच्छा है कि किसी तरीके से हिंदी हार्टलैंड का जो बिहार है, एक बार यूपी के बाद वो और कब्जे में आ जाए अपने लेवल पे, अपने दम पर। उसके बाद तो फिर वो किसी के काबू के गॉट इट। टारगेट पे नीतीश कुमार भी हैं, आज नहीं कल नहीं, लेकिन परसों वो टारगेट पे आ सकते हैं। ओवरड्यू है। हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि ना सिर्फ शरद पवार, कई छोटी पार्टियां मोदी और शाह के निशाने पर हैं। हेमंत अत्री साहब का कहना है कि साहब, मोदी और शाह की फितरत है, उनका स्वभाव है कि वो अल्पमत वाली सरकार नहीं चलाते, उनको 272 सांसद अल्टीमेटली चाहिए ही चाहिए, और इसलिए कई छोटी पार्टियां जो हैं वो खतरे में हैं, शुरुआत हो चुकी है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात लखेड़ा साहब ने कही कि अल्टीमेटली बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जो भी फैसला हो, उनके आधे से ज्यादा लोग, जनता दल यूनाइटेड के आधे से ज्यादा लोग स्लीपर सेल, मतलब बीजेपी से मिले हुए हैं। कभी भी ये पार्टी मर्ज हो सकती है, जो अत्री साहब कह रहे ओवरड्यू। तो देखना यह होगा कि क्या ऑपरेशन लोटस, जो हम कर्नाटक में देख रहे थे तोड़फोड़, जो हम महाराष्ट्र में देख रहे थे, जो हम मध्य प्रदेश में देख रहे थे, हमने ये भी देखा कि झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश हुई, हमने देखा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश हुई। ये जो ऑपरेशन लोटस है, सरकार गिराने का एक हथियार कह लीजिए सीबीआई और ईडी के जरिए, क्या अब अल्टीमेटली ये हमें लोकसभा में देखने को मिलेगा, दिल्ली में देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे मिलेगा? मोदी जी अपने नाक के नीचे खेल करते हैं, क्या ऐसा होगा? अगर होगा तो वाकई मैं कहूंगा कि संविधान के इस 75 साल में ये एक बहुत बड़ा एक शॉक होगा, शॉक टू द नेशन होगा। अत्री साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पर आप आए, थैंक यू सो मच।